Physiology of diagnosis of diabetes mellitus. Number 1 is urinary glucose. ग्लूकोज अगर पॉलीयूरिया की कंप्लेंट है, बार बार पेशाब आने की कंप्लेंट है, और तो सबसे पहले आप कहते हैं कि यूरिन में या तो डिपस्टिक के मेथड से या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट के मेथड से ग्लूकोज चेक कर ले। तो यूरिन में अगर आपके पास डिपस्टिक मेथड से या बेनेडिक्ट टेस्ट के जरिए रिड्यूसिंग शुगर मेथड से ग्लूकोज आ गया है तो आप सस्पिशियस हो जाते हैं और फिर आप ब्लड ग्लूकोज करवाते हैं। पहले क्यों नहीं कराते? ये सुई चुभती है, ब्लड ड्रॉ करना पड़ता है, इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, लिहाजा पहले यूरिनरी ग्लूकोज कर लें, फिर उसके बाद अगर हाई आती है तो ब्लड ग्लूकोज करें। और ब्लड ग्लूकोज आपको फास्टिंग और रैंडम दोनों सैंपल लेने होते हैं। रैंडम का मतलब होता है 1.5 आवर आफ्टर मील, और फास्टिंग का मतलब होता है बिफोर, ओवरनाइट आपने फास्ट जो कर लिया है 12 घंटे का, उसके बाद सुबह का ब्लड शुगर लेवल बिफोर ईटिंग एनीथिंग, उसे आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 160 से अबव आ जाए 1.5 आवर, और 200 से भी अबव बाजुकात आ जाता है, और फास्टिंग जो है वो आपका 110 से ऊपर आ जाए, इसका मतलब है कि आपके पास चांसेस है कि डायबिटीज है। इंसुलिन लेवल्स कम ही चेक किए जाते हैं, महंगा टेस्ट है, इंसुलिन की हाफ लाइफ थोड़ी है, एक्सपेरिमेंटली करें तो करें, वरना जब तक कोई ज्यादा जरूरी डायग्नोसिस ना करनी हो इंसुलिनोमा की, तब तक इंसुलिन लेवल्स के पीछे हम नहीं जाते। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हीमोग्लोबिन A1C बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हीमोग्लोबिन का जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से कुछ जो है उनको ग्लाइकोसिलेशन हो जाती है उनकी, तो वो हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो इसमें बंदे में जो है ना ग्लूकोज परसिस्टेंटली हाई है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो बनती आ रही है। तो अगर हीमोग्लोबिन तो रोजाना के हिसाब से बन रही है, अगर रोजाना ही ब्लड ग्लूकोज हाई होगा तो हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 5 मिलीमोल से ऊपर चला जाएगा, वरना 5 मिलीमोल से नीचे रहेगा। तो फ्रैंक डायबिटीज में ये 6 मिलीमोल से ऊपर चला जाता है, वो 7 मिलीमोल से ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो मुसलसल हाई ग्लूकोज ले रहा है, या उसकी ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं है। और अगर पेशेंट कह रहा है आपसे कि नहीं जी मैंने तो दवाई ली है मेरा तो कंट्रोल है, तो वो झूठ बोल रहा है। एसीटोन ब्रेथ जो है वो कीटोएसिडोसिस को जाहिर करती है, और ये भी एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। लेकिन क्या वाकई एसीटोन ब्रेथ जो है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट बनेगा? स्टारवेशन में, फास्टिंग में, जबकि फ्री फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म शुरू हो चुका होता है और एक्सटेंसिव चल रहा होता है, उस वक्त भी एसीटोन ब्रेथ आता है। तो आपके लिए ये डायग्नोस्टिक नहीं है। बहरहाल इट्स अगेन आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन जिक्र तो करना है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का। नॉर्मल पर्सन में ये है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये है टाइम, विद इन हाफ एन आवर आप खाना खाते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हाफ एन आवर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है, और इंसुलिन भी साथ साथ रिलीज होनी शुरू हो जाती है। लिहाजा जितनी भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ी होती है 1 आवर तक बढ़ती रहती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस होती है, और इंसुलिन उसको मैनेज भी करती रहती है। तो 1 आवर पे जो लेवल है वो 140 से नीचे आता है। उसके बाद 1.5 आवर पर ये तकरीबन 120 पर आ चुका होता है, और 2 आवर्स में ये फास्टिंग से जरा ऊपर 105 110 तक होगा, 100 भी हो सकता है। तो 2 आवर्स पर ये 100 पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये फास्टिंग लेवल्स पे या पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट के लेवल्स पे यानी 95 मिलीग्राम % के लेवल्स पर मेंटेन होगा। जबकि एक डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन जो ही आपने उसको ग्लूकोज दिया उसकी इंसुलिन ने काम करना शुरू किया, लेकिन इंसुलिन जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ उसका लेवल मैच नहीं कर रहा। इसलिए जहां एक शख्स 1 घंटे में 140 से ऊपर नहीं जाता था, वहां 1 घंटे तक मुसलसल एब्जॉर्प्शन और लैक ऑफ इंसुलिन एक्शन से 200 तक
180 से ऊपर चला गया, 200 मिलीग्राम पर 100 ml तक चला गया, और ये वो जगह है जहां पर स्पिलेज शुरू हो गई। सो फास्टिंग जब मरीज आया था, फास्टिंग आपने उसको ओरल ग्लूकोज पिलाया, उस वक्त तो उसकी स्पिलेज नहीं थी, ना यूरिन में डायबिटिक की और ना ही नॉन डायबिटिक की, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर डायबिटिक में लेवल जो है वो 180 से ऊपर चला गया और स्पिलेज शुरू हो गई। अभी जो आपकी एब्जॉर्प्टिव स्टेट थी, इंसुलिन तो अपना काम करके आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पर और फिर नॉर्मल से नीचे आ गया पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उसका ब्लड ग्लूकोज 200 से नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही। इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे नहीं आ रहा। तो अब आप सोचिए कि हर 4 घंटे या हर 3.5 घंटे के बाद अगर कोई शख्स स्नैक्स लेता है और हाई ग्लूकोज वाले स्नैक्स लेता है तो उसकी डायबिटीज कहाँ पहुंचती है। सो ऐसे में हम तो शाम को, अगर आप लोग जो है वो सुबह खाना खाते हैं अगर 2 बजे, तो शाम को 5 बजे अगर आप चाय पी लेते हैं और उसके साथ एक बिस्किट ले लेते हैं तो दैट इज नॉट हार्मफुल। लेकिन डायबिटिक को पहले खाने में ग्लूकोज रिस्ट्रिक्शन करनी है, उसके बाद वो ग्लूकोज जब ऊपर जा रहा है तो 3 घंटे के बाद आपने उसको स्नैक्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं देने। हाँ, अगर आपने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है तो फिर आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए, ताकि एकदम बहुत लो लेवल पर ना चला जाए। पहले जो आपने खाने को थोड़ा दिया है तो उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इतना नहीं है, क्योंकि उसको खुराक चाहिए और सेलों में जा नहीं रही, तो थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सेलों में खुराक नहीं जा रही तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसको तो फिर। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। The fasting levels normally in case of impaired blood glucose, in case of diabetic blood glucose test. 1 hour after glucose load in case of normal, impaired and diabetic patient. 2 hours after glucose load, fasting in a normal person, impaired person and having a diabetes. सो अब आप ये देखें ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में, अगरचे आप अभी मेडिसिन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम अपने घर वालों के लिए पता होना चाहिए कि अगर कोई टाइप 1 डायबिटिक है तो उसे ह्यूमन इंसुलिन सबक्यूटेनियसली लगनी है, क्योंकि उसको ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स उसकी हेल्प नहीं कर सकेंगी। तो आपको उसको कन्विंस करना है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और सबक्यूटेनियस इंसुलिन के लिए ऑप्ट करें। डाइट में आप उसे नॉर्मल ग्लूकोज और लो फैट डाइट देंगे, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा डिलेड होता है और उससे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। अगर आप लो फैट डाइट देंगे तो उससे ग्लूकोज जो है वो जब भी फालतू होगा तो वो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा जब आप इंसुलिन देंगे, और ग्लिसरॉल से ट्राइग्लिसराइड्स बन के और जो कुछ भी है जमा हो जाएंगे फैट टिश्यू में। लेकिन फैट जो है वो कीटोन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकेगी। एक्सरसाइज एक और अच्छा तरीका है ग्लूकोज को इस्तेमाल करने का, इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो खुद ब खुद एक्सरसाइज में आकर सेल मेम्ब्रेन पर लग जाते हैं और मसल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। कीटोएसिडोसिस जो है वो सीवियर कंडीशन है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की, कॉम्प्लिकेशन ही है एक तरह से। इसमें हमें इंट्रावीनस इंसुलिन देनी होती है ताकि ब्लड शुगर लेवल को जल्दी से कम किया जा सके और डायबिटिक कोमा से बचा जा सके। इंट्रावीनस पोटेशियम देनी पड़ती है, क्योंकि जब भी कीटोएसिडोसिस होती है, हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है वो तो पहले वाली ड्रिप में हम नहीं देते इंट्रावीनस पोटेशियम, दूसरी ड्रिप में हम इंट्रावीनस पोटेशियम देते हैं, क्योंकि पहली इंसुलिन की ड्रिप जो है जिसमें हमने इंसुलिन डाली थी उससे जो हाइपर कलीमिया था वो सारा का सारा सेलों में जा चुका है, और अब दूसरी ड्रिप में अगर हम पोटेशियम नहीं डालेंगे तो पेशेंट को पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें आईवी फ्लूइड्स भी देने होते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेलाइन की ड्रिप लगाते हैं, उसके बाद दूसरी ड्रिप में
अब जी जो डायबिटिक पेशेंट है ना सिर्फ ये कि उसको ब्लड ग्लूकोज के प्रॉब्लम है कीटोएसिडोसिस के प्रॉब्लम है बल्कि कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज में एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो चुकी है। पेशेंट जो है उसकी हार्ट की ब्लड वेसल्स जब डैमेज होती हैं तो उसको इस्कीमिया भी होता है और मल्टीपल माइक्रो सर्कुलेटरी लीजन्स भी होती है। जो बच्चे जो पेरेंट्स आके कहते हैं ना जो पेशेंट्स कि जी हमारे हाथ पैर सड़ रहे हैं हमारे हाथों में सुनसुनाहट हो रही है, ये माइक्रो सर्कुलेटरी ब्लॉकेज की वजह से नर्व सप्लाई जो है उसकी उन नर्व्स को जो ब्लड सप्लाई है उसके खराब होने से होती है। इसलिए हम अगर पेशेंट्स के पास ये ट्रीटमेंट भी हो तो हम लिपिड लोअरिंग एजेंट्स देते हैं। तो मसला यहाँ ये है कि बच्चों को भी हमें इसी तरह ट्रीट करना पड़ता है। पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक चिल्ड्रन आर लाइकली टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज इन अर्ली एडल्टहुड। उनको प्रिवेंट भी कर Coming to the patients who have got type 2 diabetes mellitus, number 1, पेशेंट को शुरू में जब प्रॉब्लम होती है या उसको पता होता है कि फैमिली में हिस्ट्री है, क्योंकि इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज में टाइप 1 की निस्बत, तो फिर उसे डाइटिंग करवाते हैं, उसे कहते हैं कि एक्सरसाइज करो ताकि वेट लॉस हो। वेट लॉस होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाएगी तो पेशेंट बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपको ड्रग्स देनी पड़ती हैं। आइदर ये कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए या फिर स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हो जाएगा द पैनक्रियास। लेकिन जब पेशेंट नहीं ठीक होता तो फिर एक्सोजेनस नॉर्मल पर्सन्स में हमें पता है कि इंसुलिन की वजह से पोटेशियम जो है वो सेल्स में एंटर होती है, मसल्स हो या फैट हो, सेल्स हो या लिवर हो। तो अगर हम किसी नॉन डायबिटिक बंदे को इंसुलिन दे दें तो उसमें ग्लूकोज और पोटेशियम सेलों के अंदर चले जाएंगे, और जब ग्लूकोज और पोटेशियम सेल्स के अंदर चले जाएंगे तो फिर उस बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैलेमिया हो जाए। दोनों चीजें जो है ये खतरनाक। नॉर्मल पर्सन में अगर किसी वजह से हाइपोकैलेमिया हो गया है तो फिर इंसुलिन सिक्रीशन उसकी कम हो गई है, जैसे डायरिया में हो जाता है, और डायबिटीज के फंक्शंस अपीयर हो जाएंगे क्योंकि इंसुलिन जो है हाइपोकैलेमिया में इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। आप इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें। हमने इंसुलिन रिलीज में कहा था कि पोटेशियम जो है जब सेल से बाहर नहीं जा सकती तो फिर पॉजिटिविटी इनसाइड हो जाती है और फिर उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होती है। तो जब हाइपोकैलेमिया होता है तो उस वक्त पोटेशियम लेवल्स जो हैं वो न सेलों के और न ब्लड के दोनों ही काम होते हैं, तो इंसुलिन जो है वो नहीं रिलीज हो सकती। और एक नॉर्मल पर्सन हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में ऐसे लगता है जैसे उसमें डायबिटीज हो गई है। उसकी ट्रीटमेंट ये है कि जो हाइपोकैलेमिया के पेशेंट हैं लेकिन डायबिटिक नहीं है उन्हें ओरल पोटेशियम दिया जाए। हाइपोकैलेमिया नॉर्मल पेशेंट में कब हो सकता है, ये जो हम कुछ डायूरेटिक्स यूरिन इंक्रीज करने वाले ड्रग्स होती हैं वो जब हम देते हैं तो उनमें पोटेशियम लॉस हो सकता है, तो ऐसे लोगों में फिर हमें ओरल पोटेशियम साथ में देनी चाहिए। चलिए अब यही तो बात दोबारा आ गई कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो या थायराइड डायूरेटिक थेरेपी हो, दोनों में यूरिन में पोटेशियम लॉस होता है तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डायग्नोस्ड है या जिनको आप थायराइड डायूरेटिक थेरेपी दे रहे हैं उनके ब्लड पोटेशियम लेवल्स में। अब जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें हाइपरकैलेमिया होता है क्योंकि वो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को फिर हमें अगर हम इंसुलिन दें ताकि एरिथमियाज ना होने पाए
तो उनका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वो डायबिटिक तो नहीं है, वो तो रीनल फेलियर के पेशेंट हैं। तो ऐसे लोगों को फिर जब आप इंसुलिन देते हैं तो साथ में ग्लूकोज देनी पड़ती है। ठीक है, तो पोटेशियम जो है ना, इंसुलिन और पोटेशियम इन दोनों का आपस में कुछ ऐसा ताल्लुक है कि आप डायबिटीज के पेशेंट्स अगर वार्ड में आ जाते हैं, उनके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को बार बार मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर रीनल फेलियर के पेशेंट्स आ जाएं तब भी उनके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो क्या पहले आप ब्लड भेजेंगे लेबोरेटरी में, उसके बाद इंतजार करेंगे कि पता चले कि हाइपरकलीमिया है कि नहीं? है कोई और तरीका इसको मेजर करने का, असेस करने का कि हाइपरकलीमिया है कि नहीं? फर्स्ट ईयर सीवीएस, ईसीजी इन द हार्ट क्या होता है? टॉल टेंटेड टी वेव्स। टॉल टेंटेड टी वेव्स हाइपरकलीमिया की निशानी है। और सिंपली अगर आप जानना चाह रहे हैं रीनल फेलियर के केस में कि पेशेंट को कोई एरिथमियास तो नहीं होने के चांसेस, तो आप उसकी ईसीजी स्ट्रिप एक ले लें और आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट जो है नॉन डायबिटिक है, लेकिन इसके अंदर हाइपरकलीमिया हो रहा है। तो उसे थोड़ा सा ग्लूकोज उसके साथ थोड़ी सी इंसुलिन ड्रिप में डाल के दे दें, उसको बेहतरी आ जाएगी। Now coming to the diabetic acidosis who are suffering from hyperglycemia and ketoacidosis, but they have normal potassium levels, उनमें आप इंट्रावेनस इंसुलिन देते हैं और इंट्रावेनस पोटेशियम देते हैं, क्योंकि जो ही कीटोएसिडोसिस के लिए ट्रीटमेंट जाएगी तो ब्लड ग्लूकोज जो है वो सेल्स में जाएगा, सेल्स इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ग्लूकोज को, कीटोन्स बनने बंद होंगे, तो ब्लड ग्लूकोज जो ही सेल में जाएगा साथ ही पोटेशियम भी जाएगी और हाइपोकैलेमिया के चांसेस हैं। लिहाजा इन पेशेंट्स में, डायबिटिक एसिडोसिस के पेशेंट्स में, आप उनको इंसुलिन के साथ इंट्रावेनस पोटेशियम देते हैं। ये हमने पहले भी देखा था, डिस्कस किया था, और अब ये दोबारा बात। हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज तो हमने पढ़ ली। अब हमने देखना ये है कि क्या बॉडी में एक्सेसिव इंसुलिन के भी कोई बुरे इफेक्ट्स हैं। तो इंसुलिनोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन होती है। एडिनोमा हो पेंक्रियाज में या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो आइलर्स ऑफ लैंगरहैंस का, तो फिर इंसुलिन एक्सेसिव प्रोड्यूस होती है। और हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए 1000 ग्राम्स ऑफ, 1 किलो है चीनी, है 1000 ग्राम्स 24 आवर्स में देनी पड़ती है, ताकि ग्लूकोज, ताकि किसी तरह भी पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाकर परेशान ना हो। हाइपोग्लाइसीमिया में फिट्स भी पड़ सकते हैं। अच्छा, अब इंसुलिन शॉक और हाइपोग्लाइसीमिया क्या चीजें हैं? या तो कोई इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है जो अनअटेंडेड रह गया या डायग्नोज नहीं हुआ और हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक के साथ डायग्नोज हो रहा है, या फिर पेशेंट है डायबिटीज का जिसने अपने आप को अंदाजे से ज्यादा इंसुलिन लगा ली है। आप ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट के पास ऐनक नहीं थी, या पेशेंट के पास अटेंडेंट नहीं था, पेशेंट एजुकेटेड नहीं था। ये भी हो सकता है कि पेशेंट किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहा हो और उसकी इंसुलिन डिमांड ज्यादा हो गई हो, जिसको पूरा करने के लिए पहले इंसुलिन डोजेज बढ़ाई गई हो और फिर अब उसका स्ट्रेस खत्म हो गया हो, इन्फेक्शन खत्म हो गई हो, सर्जरी का ट्रॉमा खत्म हो गया हो और उसको किसी ने ये नहीं बताया हो, नेग्लेक्ट किया हो मेडिकल पर्सनल ने कि भाई अब तुम्हें इंसुलिन कम करनी है और उसकी इंसुलिन दोबारा से रेगुलेट ना की है। ऐसी सूरत में तो आए देखें कि इंसुलिन शॉक क्या है और हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। इंसुलिन शॉक में अगर तो हाइपोग्लाइसीमिया की अगर आप डेफिनेशन लें तो 75 मिलीग्राम से अभी ऊपर ही होता है ब्लड शुगर लेवल, लेकिन 90 मिलीग्राम % से जो ही चीज नीचे जाता है इंसुलिन सिक्रीशन बंद हो जाती है। और जब 60 से 75 मिलीग्राम % के दरमियान होता है तो ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले ग्लूकागॉन,
काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो एपिनेफ्रिन और ग्रोथ हार्मोन अगर सोते में कम हुआ है तो 45 से 60 के दरमियान कॉर्टिसोल भी सिक्रीट होने लगता है और पेशेंट जो है वो बंदों को अपने साथ वालों को पहचानना बंद कर देता है। 30 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो शुगर है ये काफी लो कहलाती है और इसमें पेशेंट लेथार्जिक हो जाता है और कोमाटोज हो जाता है। 15 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में पेशेंट्स को कन्वल्शंस हो सकती हैं और 0 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ हो सकती है। ये तो है हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट्स जो आप ब्रेन में देखते हैं। इसके अलावा जब हाइपोग्लाइसीमिया शुरू होता है तो वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आते हैं। वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन रिलीज होने से होते हैं, जो कि आप देख लें 60 to 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर वार्निंग साइंस अपीयर हो जाते हैं कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। पेशेंट को भी एजुकेट करना होता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स अपीयर हो तो आपने अपना ध्यान रखना है और आपने फौरन कोई मीठी चीज खा लेनी है, ये ना हो कि आप बेहोश हो जाए। तो कम से कम सफर में भी अगर कोई शख्स है और डायबिटिक है और इंसुलिन लेता है तो उसको चाहिए कि वो कोई मीठी चीज अपनी जेब में रखे। ठीक है, चीनी के साशे हों या कोई और टॉफी हो उसे जेब में रखनी चाहिए, क्योंकि 60 to 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाती है और एपिनेफ्रिन जो है वो वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करती है, जिसमें ट्रेमर्स हैं और स्वेटिंग है। ट्रेमर्स है, स्वेटिंग है और इंक्रीज हार्ट रेट है। एपिनेफ्रिन में ट्रेमर्स है, स्वेटिंग है और इंक्रीज हार्ट रेट है। ये तीनों साइन एंड सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। इंसुलिन लेने वाले मरीज को जरूर इनके बारे में एजुकेट करना होता है और फिर उसके साथ उसको बताना। जी, अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो वो 10 मिनट से ज्यादा अगर हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा तो सीएनएस में परमानेंट डैमेज हो सकता है। ऑक्सीजन का तो ठीक है, 3 या 4 मिनट होते हैं आपके पास सीपीआर से ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज करने के लिए, लेकिन ग्लूकोज का डैमेज भी जो है, हाइपोग्लाइसीमिया का डैमेज, वो भी अच्छी खासी प्रॉब्लमेटिक चीज है और आपको उसको प्रिवेंट करने के लिए इमीडिएट इंट्रावीनस ग्लूकोज देना होता है ताकि पेशेंट जो है वो शॉक से बाहर निकले 1 मिनट या उसके अंदर अंदर, क्योंकि आपको पता है टाइम आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया में भी टाइम फैक्टर है ब्रेन डैमेज को बचाने के लिए। इसके अलावा आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि ग्लूकागॉन दें या फिर एपिनेफ्रिन दें ताकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो लिवर में से और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से ऊपर आए। लेकिन जब आप ग्लूकोज दे रहे हैं तो व्हाई नॉट ग्लूकोज अगेन, ठीक है ना। और आप जो आपके पास होता है वो जो ग्लूकोज स्ट्रिप्स हैं उसके जरिए आप चेक कर सकते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब हम आ गए हैं स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को देखने के लिए। हमने कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन और वाजोप्रेसिन, इन सब को रिस्पॉन्सेस देखने हैं कि कौन से मसले में कौन सी चीज आकर आपकी हेल्प करती है। स्ट्रेस जो भी है वो हाइपोथैलेमस को तंग करता है, तो जब हाइपोथैलेमस तंग होता है, परेशान होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहता है कि वाजोप्रेसिन इंक्रीज करो। वाजोप्रेसिन या एडीएच अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, अगर हाइपरऑस्मोलैरिटी है तो हाइपरऑस्मोलैरिटी को करेक्ट करेगा, और अगर ब्लड प्रेशर कम है तो वाजोकंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करेगा। दूसरी तरफ हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहता है स्ट्रेस आ गया है, इसके साथ कोप करो, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए तैयारी करता है। एड्रिनल मेडुला से कहता है एपिनेफ्रिन निकालो। एपिनेफ्रिन एक तरफ इंसुलिन को कम करती है और ग्लूकागॉन को निकाल के ब्लड ग्लूकोज को तैयार करती है कि फाइट फ्लाइट रिएक्शन के लिए ब्लड ग्लूकोज अवेलेबल करो। दूसरी तरफ एपिनेफ्रिन जो है
वासोकंस्ट्रिक्शन करके रीनल ब्लड फ्लो को कम करती है। रीनल ब्लड फ्लो कम होता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म ऑपरेट करता है और उसके जरिए यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज करके और सोडियम रीअब्सॉर्ब करके ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मलाइज किया जाता है। सो हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करना हो या ब्लड वॉल्यूम को करेक्ट करना हो, दोनों के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रेसर रिस्पॉन्स है। दूसरी तरफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो एसीटीएच रिलीज करवाता है। कॉर्टिसोल आता है, कॉर्टिसोल आता है तो एपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, लिहाजा कॉर्टिसोल का आना बहुत जरूरी है। और मीनवाइल जब कॉर्टिसोल आकर एपिनेफ्रिन की परमिसिव एक्शन देता है, ये इसका रैपिड एक्शन है, एपिनेफ्रिन का एक्शन शुरू होता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव होता है। तो कॉर्टिसोल के बगैर आपके पास स्ट्रेस का जो वही जो अभी आपने वो जो फ्लो चार्ट देखा था उसी का अब आप टेबल देख लें, आपको कौन सा हार्मोन किसके साथ किस स्ट्रेस में हेल्प करता है इसको देखिए। एपिनेफ्रिन जो है वो स्ट्रेस जब इंक्रीज होता है तो एपिनेफ्रिन इंक्रीज होती है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी देता है और ब्लड ग्लूकोज और ब्लड फैटी एसिड्स इंक्रीज करता है। सीआरएच एसीटीएच कॉर्टिसोल सिस्टम जो है ये जब स्ट्रेस होता है तो इनके लेवल्स बढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्स मोबिलाइज होते हैं और मेटाबॉलिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकती है ताकि ब्लड ग्लूकोज, ब्लड अमाइनो एसिड और ब्लड फैटी एसिड लेवल्स इंक्रीज हो। ग्लूकागॉन जब स्ट्रेस होता है, ग्लूकागॉन इंक्रीज होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को और ब्लड फैटी एसिड्स को बढ़ाता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो स्ट्रेस में डिक्रीज होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन और वासोप्रेसिन ये चारों हार्मोन स्ट्रेस में इंक्रीज होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर को कंजर्व करते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। ब्लड प्रेशर और एक्यूट लॉस ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम जब भी होगा ये काम आएंगे। एंजियोटेंसिन 2 और वासोप्रेसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को भी ठीक करते हैं और वासोप्रेसिन के बारे में कह रहे हैं कि ये फैसिलिटेट करती है लर्निंग को भी। ठीक है।